नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, इन्वायरमेंट के कंपाइलेशन का क्रम हमारा लगातार चल रहा था और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे पारिस्थितिकी पिरामिड को और इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ ये सूची स्तंभ वगैरह है, इसे देख लेते हैं। पिरामिड का जो आधार होता है वो हमेशा चौड़ा होता है। कोई भी पिरामिड हो, पारिस्थितिकी पिरामिड हो या मिस्र के पिरामिड हो, जो उनका देखने का तरीका, मतलब जो उनका शेप और साइज होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, 3 डायमेंशनल आकृति होती है। तो नीचे का जो बेस है वो हमेशा चौड़ा होता है और ऊपर का जो टॉप पोजीशन है यानी शिखाग्र जिसे कहा गया है या शिखर आप कह लीजिए, वो सकरा होता है। जितना हम ऊपर जाएंगे और अंत में एकदम नुकीला हो जाता है, त्रिभुज की 3 भुजाओं की तरह से, और यहाँ पे ये मिलती हैं तो एक तरह का कोणीय जो आकृति है वो बनती है। अब इसमें आप देखिए कि विभिन्न पोषण रीतियों पर, इसे साफ कर लेते हैं, जीवों के बीच यहाँ एक खाद्य श्रृंखला या ऊर्जा का संबंध जोड़ा जाए तो आपको पिरामिड के समान आकार प्राप्त होगा। खाद्य श्रृंखलाएं और खाद्य जाल के विषय में हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो हमने देखा कि खाद्य श्रृंखलाएं बनती कैसे हैं। इसमें जो सबसे नीचे की इकाई होती है वो उत्पादन करने वाली होती है और प्रायः वह स्वपोषी होती है, मतलब वो भोजन का निर्माण स्वयं करती है, किसी पर आश्रित नहीं होती है, जैसे कि हरे पौधे। और इनको खाकर जीने वाले जो जीव हैं वो शाकाहारी कहलाते हैं और ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। इसके बाद इन्हें खाने वाले जो मांसाहारी हैं वो द्वितीयक हो जाते हैं और इन मांसाहारियों को खाने वाले जो इनसे भी बड़े मांसाहारी हैं वो सर्वोच्च या तृतीयक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये फूड चेन बनती है। और ये भी बताया गया था कि कभी कभी इस फूड चेन में से बीच की कड़ी कोई डिस्टर्ब हो जाए, यानी वो प्रजाति या तो विलुप्त हो जाए या वहाँ से जो बाकी प्रजातियाँ हैं वो अपना आवश्यकता या अपनी ज़रूरतें पूरी ना कर पाएँ। तो ऐसी परिस्थिति में आसपास वाली जो खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं वहाँ से वो अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण कर लेते हैं और इसीलिए पारिस्थितिकी में स्थायित्व बना रहता है। मतलब जो हमारा पर्यावरण है वो बैलेंस रहता है, कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये। तो ये जब आपस में अंतर संबंधित होने लगती है, यानी खाद्य श्रृंखलाओं का एक दूसरे से जब संबंध होना शुरू हो जाता है, तो इस प्रकार से फूड वेब का निर्माण होता है या उसे आप फूड नेट कह सकते हैं, मतलब जाल का निर्माण होता है। तो ये खाद्य जाल है। अब यही यहाँ पर बताया गया कि इस संबंध को संख्या, जैव मात्रा या ऊर्जा के रूप में व्यक्त किया जाता है। वो तीनों ही पिरामिड हमने पीछे देखे थे। प्रत्येक पिरामिड के आधार का प्रतिनिधित्व, यहाँ आधार जो भी हो, कभी कभी क्या होता है पिरामिड उल्टे हो जाते हैं और कभी सीधे रहते हैं। तो यहाँ ये बताया गया कि आधार का प्रतिनिधित्व कौन करता है, ये उत्पादक करते हैं जो कि पोषण उत्पन्न करते हैं, मतलब खुद भोजन बनाते हैं स्वयं और दूसरों को उपलब्ध कराते हैं। जबकि शिखर का प्रतिनिधित्व सबसे जो शीर्ष उपभोक्ता है या तृतीयक पोषण स्तर है उसके द्वारा किया जाता है। टॉप पर कौन होता है, जो टर्शियरी होता है या जो सबसे अंतिम वाला होता है, ये सर्वोच्च उपभोक्ता होता है। इसके बाद यहाँ देखिए आप 3 पारिस्थितिकी पिरामिड जिनका कि आमतौर पर अध्ययन किया जाता है वो कौन कौन से हैं। तो पहला इसमें आप देखें कि ये संख्या पिरामिड है, दूसरा जैव मात्रा यानी बायोमास का पिरामिड है, तीसरा ऊर्जा पिरामिड है जो कि ऊर्जा के निरंतर ह्रास को दिखाता है कि किस प्रकार से जो हरे पौधे हैं वो सूर्य के प्रकाश का एक मामूली हिस्सा ही अपने अंदर संचित कर पाते हैं रासायनिक ऊर्जा के रूप में। और फिर बाद में वहाँ से जब ऊर्जा का स्थानांतरण शाकाहारी जीवों की ओर और शाकाहारी से मांसाहारी की ओर होता है तो निरंतर वहाँ पे 10% वाले रूल के हिसाब से ऊर्जा की क्षति होती। तो ऊर्जा का जो प्रवाह है वो एक दिशीय होता है, यहाँ पर हमने सीखा था। अब ऊर्जा मात्रा या अंश, जैव मात्रा या संख्याओं, किसी की भी गणना में पोषण स्तर के सभी जीवों को शामिल किया जाता है। सबको नहीं शामिल करेंगे तो हम कैलकुलेशन करेंगे कैसे। यदि हम किसी पोषण स्तर के कुछ व्यष्टियों की ही गणना कर ले तो हमारे द्वारा लिया गया कोई भी व्यापकीकरण जो है वो सत्य नहीं होगा। और इसके साथ ही एक प्रदत्त जीव एक ही समय से अधिक पोषण रीतियों में, मतलब एक ही समय में एक से ज़्यादा कोई भी एक जीव, प्रदत्त जीव का मतलब यहाँ दिए गए जीव से नहीं तात्पर्य है, उपलब्ध जीवों से तात्पर्य है। तो प्रदत्त जीव जो है वो एक ही समय में पोषण रीतियों से जुड़ता है। अब इसमें पोषण रीतियाँ उसकी कई तरह की अगर हो जाए, जैसे मान लीजिए कि अपनी फूड चेन से वो पोषण तो प्राप्त कर ही रहा है, उसके अलावा साथ वाली जो आसपास की हैं उनसे भी कुछ ना कुछ ले रहा है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आप देखें, हमें यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि पोषण स्तर पर एक क्रियात्मक स्तर का प्रतिनिधित्व होता है, न कि किसी प्रजाति का। मतलब क्रियाशीलता महत्वपूर्ण होती है, प्रजाति का वहाँ ऐसा महत्व नहीं होता है, हालांकि संचालन तो प्रजातियों के द्वारा ही होता है। अब यहाँ एक ही प्रदत्त प्रजाति जो है वो एक ही समय में एक ही पारिस्थितिकी तंत्र में एक से अधिक पोषण रीतियों में अधिष्ठित हो सकती है और ऐसा होता है तभी जो खाद्य जाल है वो बनता है। उदाहरण के लिए अब देखिए, एक गौरैया जो है वो बीज, फल और मटर खाती है, मतलब जो अनाज के दाने हैं उनको खाती है। मटर खाने के लिए वो कुछ ज़्यादा ही छोटी है, लेकिन हाँ गेहूं के जो बारीक दाने होते हैं, चावल के जो कण होते हैं उनको ये खाती है, धान की भूसी में से चावल निकाल कर खाती है।
धान की जो बालियाँ होती हैं इसको काफ़ी पसंद होती हैं। लेकिन ये सब नहीं मिलता है तो वो पेट भरने के लिए या अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कीड़े मकोड़े और केचुए तक खा लेती हैं जब इनको भूख लगती है। तो ये दोनों ही चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, तो ये द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में डाले गए, ये शाकाहारी नहीं होते हैं। और ज़्यादातर पक्षियों के साथ ऐसा ही होता है, वो परिस्थितिवश कुछ भी खा सकते हैं। और कुछ जो इसमें से विशेष पक्षी हैं वो शाकाहारी होते हैं, जैसे तोता जो है वो सिर्फ फल या जो अनाज वाला प्रोडक्ट है वही खाता है, वो मांस इत्यादि जो है वो नहीं खाता, मतलब उसे दे भी दीजिए तो भी नहीं खाएगा। अब इसके बाद आप देखें आगे, अधिकतर पारिस्थितिकी तंत्रों में संख्याओं, ऊर्जा तथा जैव मात्रा के सभी पिरामिड के जो आधार हैं वो ऊपर की ओर होते हैं। माफ कीजिएगा, आधार से ऊपर की ओर होते हैं, मतलब आधार जो है वो नीचे होता है और उससे जो इनका क्रम है वो ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है। ये जो ऊपर का इसका हिस्सा है वो संकीर्ण होता जाता है, लेकिन हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, यानी जो पोषण का स्तर है वो आगे की ओर बढ़ता जाता है। ये कहने का तात्पर्य था। अब यहाँ आप देखें कि शाकाहारियों की अपेक्षा उत्पादकों की संख्या, जैव मात्रा, ये दोनों ही ज़्यादा होती है। उत्पादक जो होते हैं वो तादाद में ज़्यादा होते हैं और ऐसा होना भी चाहिए, नहीं तो पता लगेगा जितने अगर उपभोक्ता हैं उतने ही उत्पादक हो जाएं तो उपभोक्ता उत्पादकों को खाकर साफ कर देंगे, उसके बाद अगली बार के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो इस हिसाब से प्रकृति का बैलेंस बनाया हुआ है कि जितना खाते हैं उससे कहीं ज़्यादा अभिशेष बचा रहता है जो कि अगली बार काम आता है और इनका रिप्रोडक्शन तो होता ही है। ये हमने देखा। और इसी तरह से शाकाहारियों की संख्या जैव मात्रा में मांसाहारियों की तादाद की तुलना में ज़्यादा होती है। मांसाहारी कम होते हैं। प्रकृति का या जो यहाँ पे पारिस्थितिकी का बैलेंस है उसको अगर आप देखें तो मांसाहारियों की तादाद कम होती है और शाकाहारियों की संख्या ज़्यादा होती है। वो भी इसीलिए क्योंकि मांसाहारी जो है वो शाकाहारियों पर निर्भर है, तो एक बड़ा हिस्सा उन्होंने खा लिया, उसके बाद भी शेष बचे कुछ, जिससे कि उनकी आगे की जो वंशावली है वो चलती रहे और भोजन उपलब्ध होता रहे। अब यहाँ आप देखें कि इसी प्रकार से निम्न पोषण स्तर में ऊर्जा की मात्रा ऊपर के पोषण स्तर से ज़्यादा होती है, तो नीचे ऊर्जा हमेशा ज़्यादा हो, ऊपर जैसे जैसे हम जाएंगे वैसे वैसे 10% वाला जो रूल ऊर्जा का हमने देखा था उसके हिसाब से ऊर्जा का निरंतर ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में ह्रास होगा। तो यहाँ तक हमने देख लिया है। अब इसके बाद भू जैव रासायनिक चक्र को देख लेते हैं। भू जैव रासायनिक चक्र, इसमें 3 शब्द हैं, भू है, जैव है और रासायनिक है। तीनों को मिलाकर ये चक्र बना हुआ है। तो इसके अंदर कई सारे हैं। अब जैसे देखिए जल चक्र, ये पहला है। जल चक्र पृथ्वी वायुमंडल प्रणाली में जल का निरंतर अभिगमन है, मतलब जल का ये एक साइकिलिक प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। जमीन का पानी जो है वो भाप बनकर आसमान में गया, वहाँ पर बादल बने, वर्षा हुई, फिर जमीन पर आ गया, ऐसे होता है। ये तो एक मोटा समझाने का तरीका था। अब यहाँ उसे अच्छे तरीके से देख लेते हैं। तो हमारे ग्रह पर यानी पृथ्वी पर पानी की बहुतायत है, यानी आधा से अधिक भाग तो पानी ही ढका हुआ है, सिर्फ एक छोटा सा पार्ट जमीन है, लेकिन उसमें पीने योग्य पानी कितना है ये अलग चीज़ है। अब देखिए, जल, वायुमंडल, महासागरों तथा नदियों, मृदा, हिम पर्वतों, मतलब जो ग्लेशियर होते हैं उनकी बात हो रही है, बर्फ से जमे हुए मैदान या भूमिगत जल, जैसे भूमिगत जल में कुएं का तालाब, कुएं का या फिर नलकूप का पानी हो सकता है, और जो तालाब या संग्रहण होते हैं उनको भी इसमें रखा गया है। तो ये सब जल के संचित होने के स्थान हैं। यहाँ पानी की वैरायटी नहीं देखी जा रही है, सिर्फ पानी का संचयन देखा जा रहा है कि कहाँ कहाँ से हमें अपने ग्रह पर प्राप्त होता है पानी। वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन और इसके अलावा उत्तोलन, वर्षा, निक्षेपण, अपवाह, रिसाव, भूजल प्रवाह की जो प्रक्रिया हैं, ये सब प्रक्रियाएं हैं जो कि पानी से संबंधित हैं। तो इनके द्वारा पानी का स्थानांतरण यानी जल का स्थानांतरण एक जलाशय से दूसरे जलाशय के बीच होता है। अब यहाँ जलाशय से तात्पर्य पोखरे और तालाब से नहीं है। यहाँ जलाशय का मतलब है जो जल को धारण करे। तो वो ये ध्यान दीजिएगा कि वो एक तालाब भी हो सकता है, समुद्र भी हो सकता है और बादल भी हो सकता है। बादल जो है वो पानी को यानी वर्षा की बूंदों को धारण किया, तो वो भी एक जलाशय ही है। यहाँ शाब्दिक अर्थ के आधार पर समझाया गया। अब पृथ्वी सौर मंडल का एक जलीय ग्रह है। पानी की उपस्थिति यहाँ प्रचुर मात्रा में है। 2/3 हिस्सा इसका पूरी तरह से पानी से ढका हुआ है और इसकी बहुत अल्प मात्रा ही पौधों और जंतुओं को उपलब्ध होती है। ये असली बात है। और पानी पृथ्वी की सतह पर समान रूप से वितरित नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर जगह बराबर है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल की कुल मात्रा का लगभग 95% हिस्सा जो है वो रासायनिक रूप से चट्टानों में आत्मसात है और चक्रित नहीं होता है, मतलब उसे साइक्लिक प्रोसेस में नहीं डाला जाता है और न वो इस्तेमाल होता है। शेष जो 5% हिस्सा है पानी का और लगभग 97.3% भाग समुद्र और करीब 2.1% हिस्सा जो ध्रुवीय शिलाएं होती हैं, मतलब ग्लेशियर होते हैं, उसमें विद्यमान है। यानी 5% जो बचा हुआ भाग है, 95% को तो हमने अलग रख दिया कि वो चक्रित नहीं हो रहा है, लेकिन जो बचा हुआ 5% है उसमें से अगर डिवीज़न किया जाए तो उस 5% का करीब 97.3% यानी लगभग पूरा ही समुद्र से और करीब 2.1% यानी थोड़ा सा ये जो ध्रुवीय हिमछत्रक हैं वहाँ से प्राप्त होता है, मतलब वहाँ पर विद्यमान है। इस प्रकार से केवल 0.6% पानी ही जो वायुमंडलीय जल वाष्प है उसके रूप में भूमिगत जल या मृदा जल के रूप में उपलब्ध होता है। अब आप समझ लीजिए कि ये जो भूमिगत जल है ये कितना मूल्यवान है।
अब आगे देखते हैं। तो सौर विकिरण और गुरुत्वाकर्षण ये जल चक्र के मुख्य चालक बल हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और जो सौर विकिरण है ये दोनों ही जल चक्र को नियंत्रित करते हैं। और वाष्पीकरण और संघनन ये जल चक्र में सबसे प्रमुख प्रक्रियाएं हैं। बाकी प्रक्रियाएं जो आपने पीछे देखी वो भी होती हैं, लेकिन ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसमें वाष्पीकरण और संघनन आते हैं और ये एक दूसरे का स्थान लेते रहते हैं। जैसा जलवायु में परिवर्तन आता है, मौसम में बदलाव आते हैं, उसके हिसाब से ये एक दूसरे की जगह को कवर करते हैं। जल का औसतन 84% हिस्सा, यहाँ आप देख रहे हैं 84% हिस्सा समुद्री सतह से वाष्पित होता है। इतना बड़ा हिस्सा, यानी महासागरों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। जबकि 77% भाग जो है वो अवक्षेपण के द्वारा पुनः प्राप्त हो जाता है। 84% वाष्पित हो जाता है, उसमें से 77% फिर से प्राप्त हो जाता है, लेकिन बाकी जो है वो नष्ट हो जाता है। 7% हिस्सा ये पृथ्वी की सतह और नदियों से होकर समुद्र में पहुंचता है। नदियाँ समुद्र में जो जल उड़ेलती हैं वो सिर्फ 7% के अंदर ही आता है और ये समुद्र के वाष्पन घाटे को बैलेंस करके रखता है, मतलब समुद्र का पानी का स्तर मेंटेन करके रखता है। पृथ्वी पर वाष्पन 16% तथा अवक्षेपण 23% होता है। ये प्राकृतिक बैलेंस है, ये नेचुरल तरीके से होता है। लेकिन अब जो प्रक्रियाएं हो रही है, मतलब जलवायु में तेजी से बदलाव आ रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषण अपनी चरम सीमा पर है, तो ऐसी स्थिति में ये जो जितनी भी प्रक्रियाएं आप यहाँ सुन रहे हैं और इनका प्रतिशत देख रहे हैं, ये सब बैलेंस से बाहर हो रही, इनका संतुलन गड़बड़ हो रहा है। अब यहाँ जल चक्र का चित्र भी देख लीजिए। ये चित्र जो है इसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर हिम और बर्फ को संचित करने की जो प्रक्रिया है वो हो रही है। इसमें एक एक करके देखते हैं। पहले नीचे देखिए, भूमिगत जल का संग्रहण है। यहाँ पे भूमिगत जल का बहाव है, मतलब भूमिगत जल आया कहाँ से, तो वो भी ऊपर की जो सतह है वहीं से रिस रिस कर पहुँचता है धीरे धीरे, मिट्टी की कई सतहों से और कंकड़ों से गुजरता है, तो प्यूरिफाई हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। और ये ऊपर का जो चक्र है उसमें आप देखें तो वायुमंडल में जब पानी संचित होता है, भाप बनता है, यहाँ वाष्पीकरण लिखा हुआ है, तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया स्वरूप जो भाप उत्पन्न होती है वो वायुमंडल में जाती है, वहाँ जल संचय होता है। और प्रस्वेदन की जो प्रक्रिया है उससे भी वही मतलब वही प्रोसेस होता है। और फिर वर्षा का जल ये नदियों में आता है, नदियों का बहाव ये समुद्र की ओर जा रहा है, समुद्र में पानी का संग्रहण हो रहा है। इसके अलावा भूमिगत जल का प्रवाह होता है, निर्मल जल संग्रहण होता है, बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है पानी बरसने से। हिम और बर्फ का संचय होता है, पानी बरसता है तो उसी से फिर बर्फ और हिम जो है उसका भी संचार होता है। द्रवीभवन की जो प्रक्रिया है वो होती है। तो ये पूरा साइक्लिक प्रोसेस है जो कि लगातार चलता रहता है। ये हमने देखा। आगे बढ़ते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें कि जल वाष्पित हो जाता है और वर्षा के रूप में भूमि पर गिरने के पश्चात नदियों के माध्यम से समुद्र में बहता है, वह जल चक्र के रूप में जानी जाती है। ये इसका मूल सिद्धांत है। जैसे कि पानी, यहाँ आप देख रहे हैं, जैसे ही पानी घुलनशील खनिज युक्त चट्टानों में से या ऊपर से बहता है, उनमें से कुछ खनिज पानी में घुल जाते हैं। मतलब चट्टानें जो होती हैं वो खनिज युक्त हैं, तो ऊपर से अगर पानी का प्रवाह हो रहा है तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ खनिज उसके अंदर विलय हो जाएंगे। और इस प्रकार नदियाँ भूमि से समुद्र तक कई पोषण तत्व ले जाती हैं, कई पोषक तत्वों को समुद्र में पहुँचाने का काम करती हैं, और इसका उपयोग समुद्री जीवों के द्वारा किया जाता है। जल चक्र मुख्य रूप से सौर ऊर्जा से संचालित होता है। पानी भाप बनेगा तभी तो ये चक्र चलायमान होगा, अगर पानी की भाप बनेगी ही नहीं तो सारा चक्र वहीं पर रुक जाएगा। तो सौर विकिरण ये महासागरों, झीलों, नदियों, यहाँ तक कि मिट्टी से भी, गीली मिट्टी आप देखते हैं ना, धूप निकलती है तो सूख जाती है। इसका मतलब क्या है कि उसमें जो नमी थी वो भाप बनकर उड़ गई, और उड़ गई तो वायुमंडल में पहुंच गई। तो इस प्रकार से ये जल वाष्पन होता है सौर विकिरण की वजह से ही, और ये जल चक्र के तौर पे आसमान की ओर जाता है, मतलब वायुमंडल को प्राप्त हो जाता है, और फिर पानी की बूंदें और बादल का निर्माण होता है। यहाँ पानी की बूंदें पर्याप्त द्रव्यमान प्राप्त करने के पश्चात अंततः पृथ्वी पर गिरकर वर्षा उत्पन्न करती हैं। जब इनका भार ज़्यादा हो जाता है तो ये बरस जाते हैं। यहाँ तक हमने जल चक्र को देखा जो कि हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है और महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम नाइट्रोजन को देख लेते हैं, मतलब नाइट्रोजन चक्र को देख लेते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन, आप जानते हैं कि वायुमंडल में जो गैसों का संगठन है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा नाइट्रोजन की ही होती है, और ये जो नाइट्रोजन चक्र है वो उसी वायुमंडलीय नाइट्रोजन से मूल रूप से क्रियान्वित होता है। तो यहाँ वही बताया गया है, 78% हिस्सा अकेले नाइट्रोजन गैस मौजूद है हमारे वायुमंडल में, और नाइट्रोजन भी जीवन के लिए कई आवश्यक अणुओं का एक हिस्सा है। जैसे कि कोशिकाओं का आधार प्रोटीन, ये बनता कैसे है, बिना नाइट्रोजन के नहीं बन सकता है। हालांकि और भी पदार्थ होते हैं लेकिन नाइट्रोजन मुख्य है, ठीक है। तो नाइट्रोजन ये जीवन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसीलिए इसका साइकिल देख लेते हैं। प्रोटीन के अलावा न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए, आप बताइए कि इसके बिना किसी भी जीव के शरीर का निर्माण संभव नहीं। और कुछ वाइटामिन में भी नाइट्रोजन पाया जाता है। अब बनता कैसे है, तो यहाँ आप देख सकते हैं, तड़ित चालन यानी जो बिजली का चमकना होता है। बिजली चमकती कैसे है, दो अलग अलग दिशाओं से आ रहे बादल के गुच्छे आपस में रगड़ खाते हैं, टकराते हैं, और उसके बाद जब आपस में घर्षण होता है तो वहाँ तेज चमक उत्पन्न होती है, मतलब आवेश उत्पन्न होता है, विद्युत आवेश। और जब टकराहट होती है तो उसके बाद चमक के बाद भीषण गर्जना होती है, आप बादल के गरजने की आवाज़ सुनते हैं।
तो ये जो तड़ित चालन होता है, इसमें वहाँ पर ताप और दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जब ताप और दबाव बढ़ता है तो जो बादल आपस में टकराए रहते हैं उनके अंदर वर्षा का जल होता है, और जो वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन होती है वो उस जल के साथ अभिक्रिया करती है और उसमें उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण करती है, जो कि वर्षा के पानी के जरिए जमीन तक आती है। ये एक प्रोसेस है, तो इसे भी हम देखेंगे। और इसके अलावा आप देखें कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड बन जाते हैं। ये वही चीज़ है जो अभी बताई गई है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये बादलों के अंदर जो पानी रहता है उसमें से ये O वाला जो कॉन्सेप्ट है ये नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाता है, मतलब ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ मिलकर यौगिक बना लेता है। और ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड वहाँ पर बने रहते हैं आसमान में, वो पानी में घुलकर नाइट्रिक और नाइट्रस एसिड का निर्माण करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि वहाँ वो गैसीय अवस्था में ही रह जाएंगे, पानी के साथ उनका जब विलय होने का काम होगा तो उसमें नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड का निर्माण करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन भी तो है पानी के साथ, तो इसलिए। और बारिश के साथ ये ज़मीन पर पहुँचते हैं। अब पौधे इन जो ज़मीन पर गिरे हुए अम्ल हैं इनसे नाइट्रेट और नाइट्राइट को ग्रहण कर लेते हैं, पौधों की ये अनिवार्य आवश्यकता है, और उन्हें अमीनो एसिड में परिवर्तित कर देते हैं। और यही जो अमीनो अम्ल हैं ये प्रोटीन बनाने में सहायता करते हैं, और यहीं से फिर जीवन की शुरुआत होती है। तो ये है नाइट्रोजन का चक्र। और नाइट्रोजन प्रोटीन का अनिवार्य घटक है। मानव सहित सभी जितने भी सजीव जीव हैं उनको इसकी आवश्यकता होती है, कोशिकाएं बनेगी ही नहीं इसके बिना। कार्बन डाइऑक्साइड की तरह नाइट्रोजन का भी विभिन्न जीवों की गतिविधियों के द्वारा गैसीय अवस्था से ठोस अवस्था में और ठोस से फिर से गैसीय अवस्था में चक्रण होता रहता है। ये पृथ्वी पर जो होता है उसकी बात हो रही। नाइट्रोजन का चक्रण समस्त सजीवों के लिए आवश्यक रूप से महत्वपूर्ण है, और 5 मुख्य प्रक्रियाएं होती हैं जो कि इसमें होती हैं। तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किस प्रकार से होता है? इस प्रक्रिया में गैसीय नाइट्रोजन का अमोनिया में परिवर्तन हो जाता है, मतलब इसे शामिल किया गया है, और यह अमोनिया पौधों के द्वारा इस्तेमाल की जाती है। वायुमंडलीय स्थिरीकरण बिजली के चमकने से होता है, और इसके अलावा दहन से भी होता है, और ज्वालामुखी गतिविधियां भी इसको उत्पन्न करती हैं, और वो भी बड़े पैमाने पर करती हैं। 2 अलग अलग प्रक्रियाओं में नाइट्रोजन बड़े पैमाने पर चक्रित होती है। एक तो बिजली का चमकना, बादलों का आपस में टकराना वहाँ पर, और दूसरा ज्वालामुखी उत्सर्जन जो होता है उससे भी। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में ये सब कुछ सहयोग करते हैं, यानी ज्वालामुखी भी हमारे लिए सहयोगी है। अब यहाँ आप देखें कि औद्योगिक स्थिरीकरण किस प्रकार से होता है। तो उच्च तापमान यानी 400 डिग्री सेल्सियस का जो हाई टेम्परेचर है, और उच्च दाब, ताप और दाब को बढ़ा देते हैं। उच्च दाब भी यहाँ पे आप देखें कितना है, 200 ATM यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तथा ये जो स्थिति है यानी उच्च तापमान और दाब की, इस पे आणविक नाइट्रोजन परमाणविक नाइट्रोजन में विभक्त हो जाती है, यानी इसका जो स्वरूप है वो अणु से परमाणुओं में, यानी जो मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ से एटम में कन्वर्ट हो जाता है। जीवाणुओं के द्वारा भी स्थिरीकरण होता है। जब जमीन पर नाइट्रोजन पहुंच जाती है तो इसमें आप देखें 2 प्रकार के जीवाणु होते हैं। एक तो सजीवी बैक्टीरिया होते हैं, जिससे दलहनी फसलें जो होती हैं, दाल वाले जो पौधे होते हैं, जैसे कि अरहर, चना, मटर, इस तरह के जो पौधे होते हैं, इनकी ग्रंथिकाओं में पाया जाने वाला राइजोबियम, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। और मुक्त रूप या सजीवी के रूप में रहने वाले बैक्टीरिया में नॉस्टाक है, एजेटोबैक्टर है, साइनोबैक्टीरिया है। ये वायुमंडलीय तथा घुलित नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ संयुक्त करते हैं, और जब हाइड्रोजन के साथ संयुक्त करते हैं तो इस प्रकार से बनता है अमोनिया। ये यहाँ पर चक्रण का काम करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद आप देखिए नाइट्रोजन का जो नाइट्रीकरण है ये किस प्रकार से होता है। तो ये वो प्रक्रिया है जब अमोनिया नाइट्रोसोनोमास तथा नाइट्रोकोकस, ये दोनों आप नाम याद रखिएगा, यहाँ आप देख रहे हैं नाइट्रोसोनोमास और नाइट्रोकोकस, इन जीवाणुओं के द्वारा क्रमशः नाइट्रेट और नाइट्राइट में, मतलब नाइट्रोसोनोमास के द्वारा नाइट्रेट और नाइट्रोकोकस के द्वारा नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाती है। कौन किसको कन्वर्ट करता है ये अच्छे से ध्यान रखिएगा। और मृदा में पाया जाने वाला एक और जीवाणु है जिसका नाम है नाइट्रोबैक्टर। ये नाइट्रेट को नाइट्राइट में परिवर्तित करता है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। इसी तरह के जो उलझाने वाले क्वेश्चन है वो आयोग पूछता है। इसके बाद स्वांगीकरण है। स्वांगीकरण में क्या होता है, तो इस प्रक्रिया में पौधे के द्वारा स्थिर की गई जो नाइट्रोजन है वो कार्बनिक अणुओं जैसे कि प्रोटीन, मतलब DNA, RNA सब कुछ बनाने में काम आ जाती है, यानी इनमें इस्तेमाल कर ली जाती है, तो एक तरह से परिवर्तित कर दी गई। और ये अणु पौधे तथा जंतुओं के ऊतकों का निर्माण करते हैं, मतलब पहले इनसे बनती हैं कोशिकाएं, और फिर कई सारी कोशिकाएं जब ऐसे ही बन जाती हैं तो ऊतक और अंग बन जाते हैं, फिर जीव का निर्माण होता है। तो जीवन इसी प्रकार से शुरू होता है। अमोनीकरण क्या होता है और विनाइट्रीकरण क्या होता है, ये 2 प्रोसेस जो है इसे देख लेते हैं। तो अमोनीकरण में अमोनिया का निर्माण, ये दिखाई दे रहा है साफ साफ, सभी जीवधारी नाइट्रोजनी जो अपशिष्ट होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ में यूरिया और यूरिक अम्ल ये उत्पन्न करते हैं, और यह अपशिष्ट पदार्थ जीवों के मृत अवशेष बैक्टीरिया के द्वारा वापस अकार्बनिक जो अमोनिया है उसमें परिवर्तित कर दिए जाते हैं। मतलब अपशिष्ट पदार्थ और जीवों का जो मृत अवशेष है इन सभी को बैक्टीरिया के द्वारा परिवर्तित किया जाता है, यानी परिवर्तन कारक यहाँ पर जीवाणु है।
और ये अकार्बनिक अमोनिया में इसे कन्वर्ट कर देते हैं। ये जो प्रोसेस है इसको अमोनीकरण कहा जाता है और अमोनिया कारक या अमोनीकारक जो बैक्टीरिया हैं वो इस प्रक्रिया में सहायता करते हैं। तो बात वही है, कुल मिलाकर मोटी बात ये है कि यहाँ बैक्टीरिया के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ हैं और जीवों के मृत अवशेष हैं, मतलब अपशिष्ट पदार्थ में यहाँ पे यूरिया और यूरिक एसिड जो है इन सबको यहाँ कन्वर्ट करने का काम करते हैं और अमोनिया बनाते हैं। विनाइट्रीकरण क्या चीज़ है, यहाँ 5वें नंबर पे आप देख रहे हैं। तो नाइट्रेट का फिर से गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित होना, यानी नाइट्रोजन आसमान से उतरा, मूल रूप से वायुमंडल में ही मौजूद है, तो वहाँ से ये विद्युत चालन के द्वारा नीचे आया और यहाँ पौधों के द्वारा आत्मसात किया गया। उसके बाद जीवाणुओं के द्वारा इसका तरह तरह से परिवर्तन किया गया। ये प्रक्रिया चली, आपने देखा। लेकिन अभी क्या होगा कि ये वापस वायुमंडल को रिवर्स लौटाया भी जाएगा, नहीं तो वायुमंडल में जो संतुलन है वो खराब हो जाएगा। तो इसलिए नाइट्रेट का फिर से गैसीय नाइट्रोजन के रूप में परिवर्तित होना ये विनाइट्रीकरण कहलाता है। और विनाइट्रीकरण जो है ये होता कैसे है, तो जीवाणु मिट्टी के अंदर गहराई में जल तालिका यानी जो जल की उपस्थिति है वहाँ पे रहते हैं, क्योंकि यह ऑक्सीजन मुक्त माध्यम में रहना पसंद करते हैं। और विनाइट्रीकरण नाइट्रोजन स्थिरीकरण की ठीक विपरीत प्रक्रिया है, ये भी जीवाणुओं के द्वारा संपन्न होती है। हालांकि कुछ और प्रोसेस ऐसे इससे जुड़े हुए और भी। तो यहाँ तक फिलहाल हमने देखा विनाइट्रीकरण को। इसके बाद कार्बन चक्र को देख लेते हैं। तो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, गैसों की उपस्थिति वायुमंडल में है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल में पाई जाती है वो सभी प्रकार के कार्बन का स्रोत है, मतलब कार्बनों का स्रोत है। यह पानी में बहुत ज़्यादा घुलनशील होती है और समुद्र में बड़ी मात्रा में जब कार्बन डाइऑक्साइड घुलनशील होती है उसे हम देखते हैं। असल में समुद्री जल जो होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की एक प्रचुर मात्रा पाई जाती है, बाकी वायुमंडल में तो ये मूल रूप से मौजूद है। भूमंडलीय कार्बन चक्रण जो है उसे देख लेते हैं। चक्रण में सबसे पहला घटक जो है वो तो प्रकाश संश्लेषण है। हरे पौधों के द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल में होती है उसको ये ग्रहण करते हैं और अजैविक कार्बन को कार्बनिक पदार्थ यानी अपने भोजन के रूप में परिवर्तित करते हैं और बदले में ऑक्सीजन को विमुक्त कर देते हैं। ऑक्सीजन इनके लिए अपशिष्ट पदार्थ है तो उसको ये रिलीज कर देते हैं और वो हमारे लिए जीवनदायी है। ये आपने देखा। और प्रतिवर्ष हरे पौधों के द्वारा संपूर्ण जैवमंडल की 4.9 × 10⁻13 kg कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण किया जाता है। आप समझ लीजिए कि पौधों की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है, इतना बड़े पैमाने पर ये स्थिरीकरण करते हैं। और जंगल में लगने वाली आग के द्वारा बड़ी मात्रा में CO2 जो है वो विमोचित होती है, इनके अंदर जो संचित कार्बन है वो रिलीज हो जाता है। तो ये प्रोसेस है पूरा। जंगल में लगने वाली आग ये पौधों का विनाश तो करती ही है, वायुमंडल को भी तबाह करने के लिए सक्षम है और आजकल ये घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। अब यहाँ आप देखें आगे तो श्वसन, सभी जीवधारी सांस लेते हैं, जितने जीवित जीव हैं वो सांस लेते हैं। यह एक उपापचयी प्रक्रिया है जिसमें कि ऊर्जा भोजन के ऑक्सीकरण के द्वारा CO2 तथा जल मुक्त करने के लिए ये पूरी जो प्रक्रिया है ये चलती है। मतलब भोजन का ऑक्सीकरण होता है और भोजन के पचने की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है और श्वसन के द्वारा मुक्त होने वाली ऊर्जा जीवधारियों यानी पादप, जंतु, अपघटक सभी कुछ इसमें आते हैं, इसके द्वारा जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में एक बार फिर से विमोचित हो जाती है। तो श्वसन के द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया जाता है और उसका जब कन्वर्जन एक उपापचयी क्रिया के संपूर्ण होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में होता है तो उसको जो जीवधारी है वो रिलीज कर देते हैं। अब अपघटन को देख लेते हैं। तो जंतुओं के द्वारा स्वांगीकरण या पौधे के द्वारा संश्लेषित किया गया समस्त भोजन उनके द्वारा पूर्ण रूप से, यहाँ आप देखिए, उनके द्वारा पूर्ण रूप से उपापचयी क्रियाओं में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। ऐसा नहीं है कि 100% ये पूरा जो है वो उपापचयी क्रियाओं में इस्तेमाल हो जाएगा। अधिकांश भाग इनकी जीव संहिता के रूप में संग्रहित हो जाता है और ये संग्रहित रहता है उनके शरीर में। जब जीवधारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो अपघटक इसके शरीर को नष्ट करने के लिए, मतलब डिजॉल्व करने के लिए वहाँ आते हैं, उनको ये प्राप्त हो जाता है। और मृत जीव पदार्थ सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित करके तथा अपघटकों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल में विमोचन कर दिया जाता है। मतलब उसमें संचित जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस वायुमंडल को प्राप्त हो जाती है। इसमें अपघटकों का योगदान। इसके बाद आप दहन को देखिए। तो जीव संगित यानी जो जीव अवशेष हैं या जीवांश हैं उनके जलने पर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, चूंकि उनके अंदर इसका संचय होता है तो वो रिलीज हो जाती है। ऑक्सीजन के साथ संपर्क करने पर ही आग जलती है और कार्बन का इनके अंदर संचय रहता है, तो दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। अब मानव गतिविधियों का क्या प्रभाव पड़ता है? तो मानव गतिविधियां ऐसी पहले नहीं थी। जब मनुष्य अपनी विकास की अवस्था में था तो इस प्रकार से वो कार्बन डाइऑक्साइड का बेहिसाब उत्सर्जन नहीं कर रहा था। लेकिन जब मोटर गाड़ियों का इजाद हो गया, औद्योगिकरण शुरू हो गया, मशीनें बन गई, तो इस प्रकार से एक बड़े पैमाने पर कार्बन चक्र में कार्बन बढ़ता जा रहा है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और कार्बन की मात्रा बढ़ती जा रही है। और इसी के साथ साथ एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि जंगल उजड़ते जा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड को खपाने वाला जो मुख्य स्रोत है वो नष्ट होता जा रहा है। जीवाश्म ईंधनों का बेहिसाब इस्तेमाल हो रहा है, ये जानते हुए भी कि वो सीमित मात्रा में है, लेकिन उनको एकदम अनाधुन खर्च किया जा रहा है, तो उसके द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है सो अलग है।
और ये सब जो वृद्धि है इसमें मनुष्य की गतिविधियां जैसे कि औद्योगिकरण है, शहरीकरण है, मोटर गाड़ियों का बढ़ता इस्तेमाल है, ये सतत रूप से कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाने का काम कर रहा है। और आप ये भी देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ये पौधों के लिए जीवनदायी और वायुमंडल के लिए समस्या तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ ये गर्मी को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखने की ताकत रखती है। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को बिगाड़ रही है। ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों का जो आवरण है वो सूर्य के कुछ ताप को अपने अंदर धारण कर लेता है, जिससे कि पृथ्वी का तापमान हमेशा एक जैसा या कम से कम स्थिर बना रहता है। नहीं तो ऐसा होगा कि जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश रात के समय नहीं पड़ा तो वहाँ बर्फ जम जाएगी, अगर लिया गया तापमान और दिया गया तापमान बराबर हो गया, जैसा कि पार्थिव विकिरण में होना चाहिए। लेकिन ये जो बीच में गैसीय आवरण होता है ये कुछ मात्रा में हीट को अपने अंदर फंसा लेता है, वहाँ उसको रिवर्स अंतरिक्ष में जाने नहीं देता। तो ऐसी स्थिति में तापमान बना रहता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि ये हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है तो ये ज़्यादा मात्रा में अगर रहेगी तो उतनी ही ज़्यादा मात्रा में स्टोर करेगी, तो तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। ये सब है ग्लोबल वार्मिंग का तरीका। ये आपने देखा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देखें कार्बन साइकिल को, ये अच्छा खासा हरा भरा मैदान है और यहाँ बाकी चीज़ें अच्छी हैं बस इसको छोड़कर। ये विकास की सीढ़ी हो सकती है लेकिन ये विनाश का भी रास्ता है और मनुष्य ने अपना विनाश यहीं से शुरू किया है। छोड़ दीजिए इसे, फिलहाल यहाँ देख लेते हैं। देखिए ये पानी है और यहाँ पे ये फॉसिल फ्यूल है, ये सनलाइट है। तो शुरू करते हैं हरे पौधों के पास से। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस नाम की जो प्रक्रिया है उसके माध्यम से जितनी भी वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब करके, माफ़ कीजिएगा, वायुमंडलीय जो ऑक्सीजन है उसको एब्जॉर्ब करके, बाय मिस्टेक यहाँ पे 2 बार गलत बोला गया। असल में कार्बन डाइऑक्साइड को ये ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, सीधा प्रोसेस है। तो यहाँ फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है इसके परिणाम स्वरूप एक बड़े पैमाने पर कार्बन डाइऑक्साइड की खपत हो रही है। अब इसके बाद आगे की प्रक्रिया क्या है? ये प्रोसेस जो है ये साइक्लिक है। तो साइकिल में कैसे आता है? ये जो ऑर्गेनिक यहाँ पे एलिमेंट हैं, मतलब पेड़ पौधे जो हैं, ये भी स्थायी तो है नहीं, इनका डिके होगा और इनको खाने वाले जो जीव हैं उनका भी विनाश होगा। तो ये मरे और इसके बाद जो इनका डेड ऑर्गेनिज्म है, वेस्ट प्रोडक्ट है, वहाँ से भी कार्बन का उत्सर्जन होता है। मतलब जो अपघटक हैं वो इनके शरीर को सरल अणुओं में विभक्त करते हैं तो उसके बाद कार्बन यहाँ से रिलीज होता है। और जो पौधे हैं इनसे भी प्राप्त होने वाले जो अवशेष हैं, जैसे कि पत्तियां हैं, इनकी टहनियां हैं, या खुद ये नष्ट होते हैं तो उसके बाद इनमें संचित कार्बन ये भी वायुमंडल को प्राप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त जो एनिमल रेस्पिरेशन है, मतलब जीव जंतु जो श्वसन करते हैं उसमें मनुष्य भी शामिल है, तो उसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ये वायुमंडल को प्राप्त होती है। और प्लांट रेस्पिरेशन, तो पौधे के रेस्पिरेशन के द्वारा तो जो प्रक्रियाएं हैं वो चलती ही हैं। यहाँ फैक्ट्री का धुआं जो है वो एक बड़े पैमाने पर इसमें योगदान दे रहा है। मतलब फैक्ट्री के धुएं के द्वारा बड़ी मात्रा में न सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बल्कि अन्य जो गैसें हैं वो भी रिलीज होती हैं, तो कार्बन का एक उत्सर्जन हुआ। तो ये सारे जो प्रोसेस हैं ये अंत में जो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड है उसी में वृद्धि करते हैं और ये वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड एक बार फिर से हरे पौधे इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये संतुलित हो जाती है। लेकिन जब इनकी तादाद बढ़ने लगे तो समस्या होती है और वही हो रही है। अब आगे चलते हैं। अगला जो भू जैव रासायनिक चक्र है हमारा वो ऑक्सीजन चक्र है। ये ऑक्सीजन साइकिल, पृथ्वी पर ऑक्सीजन की जो मात्रा है उसको पहले देख लेते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन सर्वाधिक था। ऑक्सीजन ये नाइट्रोजन के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। 21% के आसपास ये लगभग यहाँ पर सब कुछ है, क्योंकि पॉइंट में यहाँ आंकड़े रहते हैं। तो मूल रूप से वायुमंडल में ये लगभग 21% पाई जाती है और बड़े पैमाने पर पृथ्वी के पटल में यौगिक के रूप में मौजूद होती है। और वायुमंडल में अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में भी पाई जाती है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का जो संरचना है ये यौगिक है कार्बन और ऑक्सीजन का, तो इसमें ऑक्सीजन भी रहता है, कार्बन भी रहता है। ऑक्सीजन की मात्रा ये कार्बन डाइऑक्साइड में पाई जाती है और पृथ्वी के पटल में यह धातुओं तथा सिलिकॉन के ऑक्साइडों के रूप में पाई जाती है। ठीक है, जो धातु हैं जो खनन करके प्राप्त किए जाते हैं तो उनके ऑक्साइडों के रूप में ऑक्सीजन उनके साथ मिली हुई होती है। यह कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट तथा अन्य खनिजों के रूप में भी पाई जाती है। यह जैविक अणुओं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और जो लिपिड होता है या वसा आप कह लीजिए, उनका भी एक आवश्यक घटक है। ऑक्सीजन के बिना भी ठीक वैसे ही जैसे नाइट्रोजन के बिना काम नहीं चल सकता, वैसे ही इसके बिना भी काम नहीं चल सकता है। लेकिन जब हम ऑक्सीजन चक्र के बारे में बात करते हैं, ये तो हमने ये देखा कि ऑक्सीजन कहाँ कहाँ पाई जाती है और कितनी मात्रा में पाई जाती है। लेकिन जब ऑक्सीजन चक्र की बात की जाए तो इसमें मुख्य रूप से हम उस चक्र को देखते हैं, यानी निर्देशित करते हैं, जो ऑक्सीजन की मात्रा को वायुमंडल में संतुलित बनाए रखता है, यानी संतुलित करके रखता है। वायुमंडल से ऑक्सीजन का प्रयोग 3 प्रक्रियाओं में होता है। इसमें श्वसन, दहन तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण, ये सब शामिल है। 3 प्रक्रियाएं हैं इसमें, एक तो श्वसन है, उसके बाद दहन है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाने की जो प्रक्रिया है या प्रोसेस है उसमें इसका इस्तेमाल होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन केवल एक ही मुख्य प्रक्रिया जिसे कि प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है उसके द्वारा लौटती है। अब आप समझ लीजिए कि ऑक्सीजन कितनी मूल्यवान है और प्रकाश संश्लेषण का स्रोत जो है वो सबसे ज़्यादा मूल्यवान है, यानी हरे पौधे जिन्हें कि हम खाते जा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट,
यहाँ देखिए, ये ऑक्सीजन चक्र है और इसमें एकमात्र वायुमंडल को ऑक्सीजन लौटाने का जो तरीका है वो हरे पौधों के द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की जाती है उसी से हो सकता है। ये वातावरण है और यहाँ ऑक्सीजन चक्र का सामान्य चित्रांकन किया गया है। सूर्य का प्रकाश यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, तो ये हरे पौधों को प्राप्त हुआ और हरे पौधे वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को आत्मसात करके प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। अब यही ऑक्सीजन विभिन्न जीवों के द्वारा अलग अलग प्रक्रियाओं में इस्तेमाल की जाती है और जो जीवधारियों के द्वारा या जो जितना भी पर्यावरणीय प्रदूषण है उनसे रिलीज होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड उसको एक बार फिर से हरे पौधे ग्रहण करते हैं और एक बार फिर से कार्बन को, माफ कीजिएगा, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो ये प्रक्रिया है। अब इसके बाद चलते हैं आगे की ओर। यहाँ देखिए, ओजोन परत के बारे में पहले देखना आवश्यक है। ओजोन परत को देख लेने के बाद इसमें जो परिभाषाएं हैं उससे देखेंगे। ओजोन परत यानी ओजोन लेयर को समझने के लिए यहाँ हमें वायुमंडल की परतों को समझना होगा। ये जो वायुमंडल है पृथ्वी का, ये कुछ दूर तक फैला हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम जितना देख रहे हैं ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है बस उतना ही वायुमंडल, ये एक दूरी तक फैला हुआ है और इसकी जो सबसे निचली परत है उसी को हम देख पाते हैं या उसी के आसपास हम मौजूद हैं या वो हमारे आसपास मौजूद है, ये कहना ज़्यादा सही रहेगा। जलवायुविक जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं, मौसम संबंधी जितनी भी प्रक्रियाएँ होती हैं वो सबसे निचली परत में होती हैं। तो यहाँ आप देखिए, सबसे निचली परत होती है ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडलीय पूरा क्षेत्र ये मौसम संबंधी जितनी भी गतिविधियाँ हैं उनकी वजह से डिस्टर्ब होता है। यहाँ मौसम कब परिवर्तित होगा कोई नहीं जानता है, इसीलिए वायुयान ये जो स्ट्रेटोस्फियर वाला हिस्सा है वहाँ पर उड़ान भरते हैं, जो समताप मंडल है जहाँ मौसम साफ रहता है। तो क्षोभ मंडल से ऊपर की ओर समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर होता है। उसके बाद मेजोस्फियर होता है यानी मध्य मंडल की बात हो रही है। इसके बाद थर्मोस्फियर होता है और अंत में बहिर्मंडल होता है यानी एक्सोस्फियर, जिसकी बाहरी लिमिट का कहीं अता पता नहीं, वो जाकर अंतरिक्ष में विलीन हो गया है। ऐसा यहाँ पर हमने देखा। अब यहाँ पे ये कार्बन लेयर है, इसे आप देखिए, ये 100 किलोमीटर पे। तो इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। ओजोन कहाँ पर पाई जाती है? तो आप जानते ही हैं कि ओजोन जो है मुख्य रूप से बोला जाता है कि समताप मंडल में पाई जाती है, लेकिन क्षोभ मंडल की जो सबसे ऊपरी सीमा है, मतलब एकदम आखिरी परत जहाँ से उसके जस्ट बाद समताप मंडल शुरू होता है, तो वो जो संक्रमण स्थान है वहीं से ओजोन की शुरुआत हो जाती है। मतलब इसका कुछ जो छोटा सा हिस्सा है वो क्षोभ मंडल की सबसे लास्ट अपर लेयर में पाया जाता है और बाकी एक बड़ा भाग जो है वो समताप मंडल के अंदर पाया जाता है। आमतौर पर होता यह है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है, यानी तापमान में कमी आती है। लेकिन ये बीच वाला जो हिस्सा है जहाँ पर ओजोन पाई जाती है, यहाँ चूंकि ये सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अपने अंदर रोक कर रखती है, उन्हीं के द्वारा इसका निर्माण भी होता है और ये हानिकारक विकिरण को पृथ्वी पर नहीं आने देती है। तो ये परत जब सूर्य की पराबैंगनी किरणों को यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ जाता है। यानी यहाँ असामान्य रूप से जो ट्रोपोस्फियर की अपर लेयर है और स्ट्रेटोस्फियर का निचला पार्ट है वहाँ असामान्य रूप से तापमान ज़्यादा हो जाता है। उसकी वजह यही है, नहीं तो अदरवाइज देखा जाए तो जो सामान्य प्रक्रिया या कॉमन प्रोसेस है उसमें ऊपर की ओर जाने पर टेम्परेचर कम होगा। अब यहाँ इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा थ्योरेटिकल तरीके से देख लेते हैं। ओजोन का जो फार्मूला है वो O3 होता है, मतलब 3 ठे ऑक्सीजन इसके पास। तत्वीय ऑक्सीजन मूल रूप में सामान्यतः द्विपरमाणविक अणु के रूप में पाई जाती है। मतलब ज़्यादातर हम ऑक्सीजन की जो संरचना है वो कुछ ऐसी देखते हैं, यानी O2 द्विपरमाणविक, मतलब 2 परमाणु इसमें होते हैं। ऑक्सीजन के एक अणु में 2 परमाणु होते हैं। लेकिन यहाँ क्या समस्या है, ये कैसे ओजोन बना? क्योंकि इसके पास एक ऑक्सीजन और आ गया। अब वायुमंडल के ऊपर के हिस्से में ऑक्सीजन के 3 परमाणु वाले अणु भी पाए जाते हैं और ये जो 3 परमाणु वाले अणु पाए जाते हैं इनका सूत्र आपने देख ही लिया है, इसी को ओजोन कहते हैं। ऑक्सीजन के सामान्य द्विपरमाणविक अणुओं के विपरीत ओजोन विषैला होता है। ओजोन चाहे जितना भी हमें फायदा दे रहा हो, लेकिन ये अगर नीचे उतर गया ना, और नीचे जब आता है तो ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के तौर पे दिखाई देता है और ये जहरीला होता है, मतलब मनुष्य के फेफड़ों के अनुकूल नहीं होता। और हम नसीब वाले हैं, यहाँ भाग्यशाली हमें क्यों बताया गया कि ओजोन पृथ्वी की सतह के नज़दीक नहीं रहता है, नज़दीक टिक नहीं पाता है, मतलब बनेगा भी तो टिक नहीं पाएगा। यह सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरणों को अवशोषित करता है और इस प्रकार से उन हानिकारक विकिरणों को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकता है, जो कि बहुत तरह से हमें नुकसान पहुंचाते हैं। मतलब तमाम व्याधि और विनाशकारी प्रभाव इसके हो सकते थे। अब ये पता लगा कि ओजोन परत का निरंतर विनाश हो रहा है, मतलब ये नष्ट होती जा रही। मनुष्य के द्वारा कई तरह के यौगिक बनाए गए, मतलब मनुष्य के द्वारा कई तरह के यंत्र बनाए गए, ये कहना ज़्यादा सही रहेगा। और उनके द्वारा जो यौगिकों का उत्सर्जन होता है उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि क्लोरीन और फ्लोरीन का मिला जुला रूप है, कार्बन भी इसमें है। और ये कार्बनिक यौगिक है तो कार्बन तो रहेगा, तो कार्बनिक यौगिक बनेगा ही। और ये बहुत स्थायी होता है। ये देखिए, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, ये बड़ा ही जिद्दी क्वालिटी का होता है, बन जाता है तो फिर खत्म होने का नाम नहीं लेता है। इसका स्थायित्व तो बहुत ज़्यादा होता है और ये बिल्कुल प्लास्टिक की तरह से होता है। एक बार अगर ये जैव प्रक्रिया में घुस गया तो फिर ये आसानी से निकलेगा नहीं और न विघटित होगा। और जो चीज़ विघटित नहीं होती है वो लंबे समय तक पड़ी रहती है, सड़ती है, दूसरों को भी खराब करती है। और एक बार ये ओजोन परत के समीप पहुंचते हैं, मतलब
देखिए इनका जो स्वरूप है वो कैसा होता है, रिलीज होती है तो गैसों के रूप में, और जब ये ओजोन परत के पास पहुंचते हैं तो ओजोन के अणुओं के साथ इनका रिएक्शन चालू हो जाता है। ऐसे तो ये विघटित नहीं होते हैं, लेकिन ओजोन को विघटित करने की क्षमता इनके अंदर होती है। नतीजा ये होता है कि ओजोन परत में कमी आती है, जो बॉन्ड बना था ना O2 और O का आपस में, वही टूटने लगता है, ऑक्सीजन अलग होने लगती है और ये जो एक ऑक्सीजन का परमाणु है वो अलग भाग जाता है। तो ये जो केमिकल रिएक्शन होता है इसी का नतीजा होता है कि ओजोन परत धीरे धीरे पतली होती जाती है और नष्ट होने लगती है। अब एंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में जो छेद पाया गया वो अमेरिका जितना बड़ा था ऐसा माना गया। हालांकि कुछ जो हाल फिलहाल के शोध हुए हैं उसमें कहा गया कि इसमें कमी आ रही है, मतलब इसका जो आकार है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। अब ये कितना सत्य है तो शोध के परिणाम ही बताएंगे, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग तो जस की तस है, बल्कि बढ़ती जा रही है। ओजोन परत के और भी क्षीण होने के कारण पृथ्वी पर जो विनाशकारी प्रभाव दिखाई देंगे उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। अतः बहुत से लोगों के विचार में इसे रोकने का प्रयास करना आवश्यक है और ये चल रहा है। इसे हमने देखा। ओजोन लाभदायक कैसे, तो ये स्ट्रेटोस्फीयर यानी जो समताप मंडल है उसकी निचली परत और क्षोभ मंडल का कुछ जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पर प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। ये एक सुरक्षा परत है, सूर्य की हानिकारक जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनसे हमें बचाती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, इसके अलावा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी जो HFC है, माफ कीजिएगा HCFC है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, और हैलोजन जैसी जो ओजोन को विनाश पहुंचाने वाली या ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाली जो गैसें हैं, ये सुरक्षा कवच को नष्ट करती हैं और ओजोन में छेद का कारण बनती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध, ये ध्यान दीजिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए किए गए किगाली संशोधन को अपनाया गया था। भारत ने यहाँ पर किगाली संशोधन जो था उसको अपनाया था। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के संदर्भ में हुआ था। मतलब इन चीज़ों का संबंध किससे है, ओजोन की सुरक्षा से है। इसका उद्देश्य हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को चरणबद्ध तरीके से कम करना था ताकि ओजोन को बचाया जा सके। नेक्स्ट, हानिकारक ओजोन कैसे है, तो नीचे उतर आएगी तो हानिकारक है। अब यहाँ सतह के पास, मतलब जो जमीन की सतह है वहाँ पर, या पृथ्वी का जो नीचे का वायुमंडल है यानी क्षोभ मंडल की सबसे लास्ट जो लेयर है वहाँ पे रहती है, लेकिन अगर नीचे आ जाए तो ओजोन विनाश का कारण बन जाती है। और ऐसा कब होता है, तो जब कार, बिजली संयंत्र या जो बॉयलर, रिफाइनरी है या रासायनिक संयंत्र हैं, वहाँ से उत्सर्जित होने वाले प्रदूषक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रासायनिक प्रक्रिया शुरू कर देते हैं, तो इससे निचले स्तर में ओजोन का निर्माण होने लगता है और ये एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है जो कि बहुत नुकसानदेह होता है। अब इसके बाद देखिए विरेचन और विघटन कैसे हो रहा है। तो ऊपरी समताप मंडल में, जो समताप मंडल का एक बड़ा हिस्सा है, वहाँ पर देखा जाए तो ओजोन की प्रचुर मात्रा होती है जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। और अल्ट्रावायलेट जो विकिरण है काफ़ी तरीके से नुकसानदेह होता है। इसमें मेलानोमा यानी जो चमड़ी का कैंसर है वो हो जाता है, प्लस ट्यूमर और कैंसर के और रूप सामने आते हैं, मतलब कोशिकाओं में विकृति पैदा करता है। सूर्य से प्राप्त होने वाला जो ये प्रकाश हमें मिलता है नहीं, असल में विकिरण है। जैसे कि परमाणु या जो परमाणविक भट्टियाँ होती हैं या परमाणु बम होता है, वहाँ से रिलीज होने वाला रेडिएशन होता है, ठीक वैसे ही सूर्य एक परमाणु भट्टी ही है जिसके अंदर नाभिकीय संलयन चल रहा है। और ये संलयन की प्रक्रिया का ही परिणाम होता है कि वहाँ नाभिकों का जुड़ाव होता है और जो बची खुची ऊर्जा होती है वो वहाँ द्रव्यमान क्षति के तौर पे जो ऊर्जा रिलीज होती है, द्रव्यमान के क्षय होने से ऊर्जा का निर्माण होता है, वो विकिरण के रूप में रिलीज हो जाती है। अब उसका एक बड़ा हिस्सा ये रोक लेती है, नहीं तो ये पृथ्वी पर विनाश फैला सकता है, क्योंकि विकिरण चाहे जैसा हो वो कोशिकाओं को खराब करता है। और कोशिकाओं में विकृति का मतलब है कि स्थायी और गंभीर बीमारियां होंगी जो कि लाइलाज होंगी। ये आपने देखा। अब इसके बाद देखिए पराबैंगनी विकिरणों की जो डाईऑक्सीजन का मतलब यहाँ O2 से है, इसके साथ प्रतिक्रिया होती है तो इसका परिणाम होता है, मतलब पराबैंगनी विकिरण को हम लोग HNU से व्यक्त करें अगर, यहाँ पर ये प्लैंक कांस्टेंट हो गया, ये न्यू आपका, आप समझते हैं क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है यानी आवृत्ति। तो HNU से हम सनलाइट को अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो ये HNU जो है ये आपका जो ऑक्सीजन, मतलब डाईऑक्सीजन का तात्पर्य यहाँ पे ऑक्सीजन के एक अणु से है, तो इसके साथ जब क्रिया करता है तो यहाँ O3 बनता है, मतलब प्रोडक्ट के तौर पे O3 का निर्माण होता है और यही है ओजोन। ये प्रक्रिया है। तो पराबैंगनी किरणों को असल में वो रोक कर क्यों रखती है, क्योंकि वो अपना निर्माण कर रही है। वहाँ पर ओजोन बनी कैसे, बनने का तरीका यही था। अब इतना आपने देखा। मुक्त ऑक्सीजन O जो है ये परमाणुओं में विखंडित कर देता है और ऑक्सीजन, मतलब आणविक ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर ये जो मुक्त ऑक्सीजन है, मतलब मुक्त ऑक्सीजन का परमाणु है असल में, वो जब जो यहाँ पे डाई ऑक्सीजन आपने देखा ना, यानी एक ऑक्सीजन का अणु, तो उसके साथ अभिक्रिया करके संयुक्त हो जाता है और इसका परिणाम होता है कि ओजोन बनती है। अब ओजोन ऊष्मागतिकी रूप से अस्थायी होती है। अगर लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से इसे देखा जाए तो ये अस्थिर होती है और आणविक ऑक्सीजन में विघटित हो जाती है। ओजोन में अवक्षय का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक यानी CFCO का उत्सर्जन है और इन्हें फ्रेऑन भी कहा जाता है। यौगिक अक्रिय, मतलब ये जो फ्रेऑन है ये होता क्या है, तो ये अक्रिय यौगिक होता है, ज्वलनशील नहीं होता है और जहरीला नहीं होता है। अतः इनका इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर या इस तरह की अन्य चीज़ों में किया जाता है।
प्लास्टिक फोम का जो जहाँ निर्माण होता है वहाँ से भी ये बड़े पैमाने पर रिलीज होता है। और कंप्यूटर उद्योग में, हालांकि कंप्यूटर को बनाने में तो नहीं, लेकिन कंप्यूटर के कल पुर्जे साफ करने में इसका बखूबी इस्तेमाल किया जाता है। तो क्लीनर जो होते हैं ना, मतलब खासतौर पे मशीन क्लीनर, उनमें इसका इस्तेमाल होता है। तो ये ऐसे स्रोत हैं जहाँ से ये बड़े पैमाने पर रिलीज होता है। परिणाम ये हुआ कि ओजोन में एक छेद हो गया बड़ा सा, और 1980 में वायुमंडलीय वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका पर काम करते हुए, जो साउथ पोल हमारा है, वहाँ पर ऊपर का जो हिस्सा है वहाँ ओजोन परत में एक क्षति की तलाश की। मतलब देखा कि वहाँ जो परत है वो असामान्य रूप से पतली होते होते नष्ट हो चुकी है। तो इन्हें ओजोन छिद्र के तौर पे यह नाम रखा गया इनके द्वारा। और ये पाया गया कि ओजोन छिद्र के लिए परिस्थितियों का एक विशेष समूह उत्तरदायी था। गर्मी में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के परमाणुओं और क्लोरीन के परमाणुओं से अभिक्रिया करके क्लोरीन सिंक बनाते हैं, जो कि ओजोन क्षय को काफ़ी हद तक रोकता है। मतलब यहाँ ये लोग तर्क करते हैं ना कि एंटार्कटिका के ऊपर ही क्यों बना, इसे तो वहाँ बनना चाहिए था जहाँ प्रदूषण ज़्यादा है, लेकिन वहाँ नहीं बना, ये बना जाकर ध्रुवों पर जहाँ ठंडी बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ आबादी नहीं के बराबर है। तो ऐसी स्थिति क्यों है? क्योंकि ये गर्मी के मौसम में होने वाली, गर्मी के मौसम में जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो धीमी रफ्तार में होती हैं या नहीं होती हैं, उन्हें रोका जा सकता है, काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। मतलब जो क्लोरीन के परमाणु हैं उनके साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के परमाणु वहाँ रिएक्शन करते हैं, क्लोरीन सिंक बन जाता है, तो वहाँ जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उसके साथ, मतलब ओजोन के साथ रिएक्शन है वो रुक जाता है। लेकिन सर्दी के मौसम में विशेष प्रकार के बादल, जिन्हें कि ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल कहा जाता है, वो अंटार्कटिका के ऊपर बन जाते हैं और ये बादल एक सतह दे देते हैं, मतलब एक प्लेटफार्म दे दिए कि अब इस पर नाचो। तो इसीलिए जो इस पर बना हुआ क्लोरीन है वो नाइट्रेट जल योजित होकर हाइपोक्लोरस बन जाता है और यहाँ से फिर ओजोन का विनाश शुरू होता है। तो नष्ट होने के क्या प्रभाव है ये तो सीधा सीधा सभी लोग जानते हैं। मतलब ये क्षोभ मंडल की ऊपरी सतह पे और समताप मंडल के बाकी हिस्सों में मौजूद रह के बीच में एक छानने वाली छन्नी का काम करती है। ओजोन परत का काम छानकर जो काम की चीज़ है उसे हम तक भेजना है और जो निकम्मी चीज़ें हैं, नुकसानदेह चीज़ें हैं, उसको वहीं पर रोकना है। तो पराबैंगनी विकिरण अगर पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पहुंच गया, हालांकि तब भी कुछ जो हिस्सा है वो पहुंचता है, लेकिन वो उतना नुकसानदेह नहीं होता है। अब ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अगर प्रचुर मात्रा में पहुंचा तो त्वचा जो है वो कमज़ोर हो जाएगी। सामान्य बीमारियों में मोतियाबिंद लोगों को होगा, और मोतियाबिंद का जो विकृत रूप होता है ग्लूकोमा, वो भी बड़े पैमाने पर होगा। सनबर्न और त्वचा कैंसर, पादप प्लवक मरने शुरू हो जाएंगे, और पादप प्लवक मरेंगे तो उन पर आश्रित रहने वाले जीव भी खत्म होने लगेंगे। मत्स्य उत्पादन की जो क्षति है वो अलग होगी, क्योंकि मछलियों का आहार ये प्लैंक्टन्स होते हैं। इस प्रकार के कई सारे विनाशकारी प्रभाव देखे जा सकते हैं। गर्मी भी बढ़ेगी, गर्मी में भी वृद्धि होगी। पौधों के जो प्रोटीन है वो पराबैंगनी विकिरणों की वजह से आसानी से प्रभावित हो जाएंगे, और इससे पौधों की वैरायटी या पौधों का जो स्वरूप है वो खराब होना शुरू हो जाएगा। कोशिकाएं उनकी नष्ट होने लगेंगी। पत्तियों के रंध्र से जल का वाष्पीकरण बढ़ जाएगा, मिट्टी की नमी कम हो जाएगी, मतलब जल का वाष्पीकरण तेजी से होने लगेगा। और बढ़े हुए पराबैंगनी विकिरण रंग और रेशों को भी क्षति पहुंचाएंगे, रंग जल्दी हल्के हो जाते हैं। वैसे भी आप देखें कि धूप में किसी सूती कपड़े को, विशेष रूप से सिंथेटिक में उतना जल्दी असर नहीं होता, हालांकि उसमें भी डिस्कलर होने की प्रक्रिया होती है, लेकिन सूती कपड़े को ऐसे छोड़ दीजिए जो कि रंगीन है, उसका रंग ऐसे ही उड़ जाएगा। तो ये क्यों होता है? ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है जो कि रंगों को भी नुकसान पहुंचाता है। तो ये बहुत ज़्यादा विनाशकारी है अगर भरपूर मात्रा में ये पृथ्वी तक पहुंचा तो। अब आगे चलते हैं, इंडिया का कूलिंग एक्शन प्लान देख लेते हैं। ICAP इसे कहा जाता है। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2019 के दौरान इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान को विकसित और लॉन्च किया था। विश्व ओजोन दिवस 2021 की थीम के हिसाब से इसको लॉन्च किया गया था। और ICAP का उद्देश्य क्या है? तो जितने भी क्षेत्र हैं, मतलब शहरी क्षेत्र हैं, वहाँ कूलिंग की दिशा में व्यापक दृष्टिकोण देना, जिससे कि इमारतों में स्पेस कूलिंग और कोल्ड चेन को शामिल किया जाए, और अन्य बातों के साथ साथ कूलिंग की मांग को कम करना, रेफ्रिजरेटर ट्रांजिशन, ऊर्जा दक्षता में वृद्धि, और साथ में 20 साल की समयावधि के साथ बेहतर प्रौद्योगिकी को तलाशना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप किसी भी पर्यावरण को बचाने वाली मुहिम में शामिल हो जाएं तो जो उससे संबंधित टेक्नोलॉजी है जो कि इको फ्रेंडली हो वो तत्काल डेवलप हो जाए, उसे डेवलप होने में समय लगेगा। और बीच का जो टाइम गैप है उसमें क्या हम पर्यावरण को उसी तरीके से नुकसान पहुंचाते रहेंगे? तो तब तक के लिए कुछ स्टैंड बाई प्रोग्राम हमें सोचना पड़ेगा। तो उसके लिए इस एक्शन प्लान को लॉन्च किया गया है, और एक समयावधि जो इसके लिए तय की गई है, उसके बाद इसका एक स्थायी समाधान खोजा जाएगा। इस पर भारत सरकार विचार कर रही है, क्योंकि ये स्थायी समाधान नहीं है जो यहाँ पर दिया हुआ है। विश्व ओजोन दिवस ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी पूर्व संध्या पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्होंने भारत कूलिंग एक्शन प्लान का मसौदा जारी किया था। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर देखी, और इसके साथ ही भारत ऐसा दस्तावेज विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ये पहले दूसरे की होड़ कम से कम पर्यावरण के मामले में तो छोड़ देनी चाहिए, लेकिन ये परीक्षाओं में पूछा जाता है कि दुनिया का पहला देश कौन है, दूसरा देश कौन है। तो इस वजह से यहाँ पर ये तथ्य दिए हुए हैं। अदरवाइज पर्यावरण को बचाने का कोई तगमा नहीं है। पर्यावरण की सुरक्षा हम अपने जीवन के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम उसे नहीं बचाएंगे तो हम खुद नष्ट हो जाएंगे। तो यहाँ कोई बहादुरी नहीं है कि हमने बचाया, हम ही ने नष्ट किया है तो हमें ही बचाना है, और कौन बचाएगा।
अब देखिए इसके बाद आईसीएपी सेक्टरों में शीतलन की आवश्यकता को संबोधित करने के लिए एक दीर्घकालिक योजना है, लंबे समय में काम करेगी। और वर्ष 2037 तक शीतलन की मांग को 20 से 25% और प्रशीतन की मांग को, जहां से बड़े पैमाने पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन होता है, उसको 25 से 30% तक कम करना इस योजना का लक्ष्य है। अब यहाँ पर जो मंत्रालय है, पर्यावरण मंत्रालय है, उसके ओजोन सेल के द्वारा तैयार किए गए मसौदे का, यानी जो अभी हमने देखा इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान, उसका उद्देश्य ओजोन परत को उन पदार्थों से बचाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए टिकाऊ शीतलन प्रदान करना है जो इसका क्षय कर सकते हैं। मतलब उन पदार्थों का उत्सर्जन ही रोक देना है या उनको कम से कम एक बड़े पैमाने पर कम करना है ताकि क्षय को रोका जा सके, यानी ओजोन परत को बनाकर रखा जा सके। 2037-38 में प्रशीतन की आवश्यकताओं के अनुमानों के हिसाब से 20 साल का परिप्रेक्ष्य ये देता है, मतलब 20 साल का पूरा यहाँ पे प्लान तैयार किया गया था। अब ये जो आईसीएपी है ये विभिन्न सेक्टरों में शीतलन की आवश्यकताओं को संबोधित करता है, मतलब शीतलन की आवश्यकताओं पर दृष्टि डालता है, उसका विवरण प्रस्तुत करता है और उन कार्यों को सूचीबद्ध करता है जो कि शीतलक की मांग को कम करने में सहायता कर सकते हैं। शीतलक लोगों को चाहिए ही, शीतलता चाहिए, उसके लिए वो एसी लगवा लेंगे या रेफ्रिजरेटर, पानी या अन्य जो खाद्य पदार्थ हैं उनके संरक्षण और उन्हें ठंडा करने के लिए। तो ये जो शीतलन की मांग है और इनको शीतल करने वाले शीतलक हैं, तो इस प्रकार के पदार्थों की मांग को कम करने में सहायता कर सकते हैं। ऐसे कार्यों को ये लिस्टेड करेगा, मतलब लिस्ट में सूचीबद्ध करेगा ताकि इन पर अमल किया जा सके। इसका लक्ष्य पर्यावरण और सामाजिक आर्थिक दोनों ही तरह के लाभों को हासिल करने के लिए उचित कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना है। और आईसीएपी जो है, यहाँ आप देखिए, इसका व्यापक लक्ष्य समाज के लिए पर्यावरणीय और सामाजिक आर्थिक लाभ को विकसित करते हुए, यानी ऐसा ना हो कि विकास ही रुक जाए, क्योंकि विकास तो मूल चीज़ है, उसी की शर्त पे तो मनुष्य अपने आप को जिंदा रखे हुए है। तो आर्थिक लाभ हासिल करते हुए सभी के लिए स्थायी शीतलन के साथ बढ़ते हुए तापमान से निजात पाने में सहायता करना, ये सब इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान का मेन टारगेट है और ये महत्वाकांक्षी है, दीर्घकालिक है। ये दोनों चीज़ें आप देख रहे हैं। आगे चलते हैं, गंगा एक्शन प्लान को देख लीजिए। यह पहली नदी कार्य योजना थी जो कि 1985 में पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा लाई गई थी। 1985 में लाई गई थी, ये डेट आपने देखी। और इसका उद्देश्य जल अवरोधन, डाइवर्जन और घरेलू सीवेज के उपचार द्वारा पानी की गुणवत्ता को सुधारना था। विषाक्त और औद्योगिक रासायनिक कचरे, मतलब जिसमें कि प्रदूषणकारी इकाइयों से जितने भी निकलने वाली कचरे की वैरायटी थी, उसका परीक्षण करने के बाद जो भी विषाक्त घोषित किया गया उसको नदी में प्रवेश करने से रोकना था। राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन प्राधिकरण, इसका गठन भारत सरकार ने वर्ष 2009 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की ही एक धारा के अंतर्गत किया था, जो कि थी धारा 3, और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी भी घोषित किया गया था। ये सारे काम हुए थे 2009 में। 2010 में क्या होता है, एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग देख रहे हैं कि इसमें कौन कौन से एक्शन लिए गए। 2010 में सरकार द्वारा सफाई अभियान को यह सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया कि वर्ष 2020 तक कोई अनुपचारित नगर पालिका सीवेज या औद्योगिक अपवाह जो है वो नदी में प्रवेश न करे। ये काम किया गया। और वर्ष 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम को राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण और कायाकल्प तथा प्रदूषण के प्रभावी उन्मूलन के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने के उद्देश्य से एक एकीकृत संरक्षण मिशन के रूप में शुरू किया गया। ये है पूरा कॉन्सेप्ट। राष्ट्रीय गंगा परिषद को देख लीजिएगा, जो कि नीचे ही दिया हुआ है। राष्ट्रीय गंगा परिषद की स्थापना 2016 में हुई थी, ठीक है, यहाँ आप देखिए। और इसने राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन प्राधिकरण को हटा दिया और उसी की जगह ली। तो ये स्थापित नहीं हुआ था, बल्कि नाम बदल दिया गया था। और इसे गंगा नदी के कायाकल्प, संरक्षण और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन परिषद के रूप में जाना जाता है। और इसकी अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री, मतलब आप समझ लीजिए स्वरूप वही है, थोड़ा सा उसे मॉडिफाइड किया गया है। ये हमने देखा। अब इसके बाद यहाँ देखिए अगले टॉपिक को, जो कि है कोयला गैसीकरण। तो कोयला गैसीकरण की जो प्रक्रिया है, इसमें जीवाश्म ईंधन को जलाने की बजाय रासायनिक रूप से जीवाश्म ईंधन को सिंथेटिक या संश्लेषित प्राकृतिक गैस, मतलब जो SNG है, इसे सिंथेटिक नेचुरल गैस कहा जाता है, इसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है। और इस माध्यम से सिन गैस का उत्पादन होता है। ये जो सिन गैस है ये प्रोड्यूस होती है, क्योंकि मुख्य रूप से बनती कैसे है, सिन गैस के जो यहाँ पे घटक हैं उन्हें देख लीजिएगा। इसमें मुख्य रूप से मीथेन यानी CH4 होती है। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, हाइड्रोजन होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और जलवाष्प, यानी जलवाष्प का मतलब भी पानी ही है। तो ये इसमें मुख्य रूप से यानी मिक्सचर के रूप में मौजूद होता है। इन सभी के मिश्रण से इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट, सिन गैस का इस्तेमाल उर्वरकों, ईंधन, विलायक और संश्लेषित सामग्री की एक बृहद श्रृंखला का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। और इसका प्रयोग मुख्य रूप से विद्युत उत्पादन के लिए, रासायनिक कच्चे माल, उर्वरक के उत्पादन के लिए किया जाता है। कोयला गैसीकरण की प्रक्रिया से प्राप्त हाइड्रोजन का उपयोग विभिन्न प्रयोजनों, जैसे कि हाइड्रोजन से, मतलब हाइड्रोजन का जो यहाँ पे गैसीकरण है या हाइड्रोजन के अलग अलग प्रयोग हैं, उसके अतिरिक्त अमोनिया बनाने, ये आप देख रहे हैं ना, कोयला गैसीकरण की ही प्रक्रिया है। तो इससे क्या क्या चीज़ें होती हैं,
इस प्रक्रिया से सबसे पहले तो हाइड्रोजन प्राप्त होती है और उसके बाद इसका इस्तेमाल किया जाता है अमोनिया बनाने के लिए, हाइड्रोजन से जुड़े हुए ईंधन बनाने के लिए और उस पर आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन एक बेहतर ईंधन है, लेकिन समस्या यह है कि इसका जो लागत मूल्य है या लागत प्रभाविता है वो काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट है, मतलब लागत प्रभाविता ज़्यादा है और यहाँ पे लागत प्रभाविता की मात्रा को अगर देखा जाए तो इसका मूल्य ज़्यादा है, मतलब ईंधन के तौर पे अगर आप इस्तेमाल कीजिएगा तो ये महंगा पड़ेगा सामान्य ईंधनों की तुलना में। इसी वजह से इसे प्रचलित कम किया जा सका। भूमिगत कोयला गैसीकरण को देख लेते हैं, यानी यूसीजी की बात हो रही है। तो यह कोयले को गैस में परिवर्तित करने की एक टेक्नोलॉजी है, इसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। जब कोयला जमीन के अंदर होता है तो उसका गैस में परिवर्तन किया जाता है और इससे जो प्राप्त गैस होती है उसको कुओं के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पृष्ठभूमि देख लीजिए। वर्तमान में देश में यूरिया का उत्पादन प्राकृतिक गैस का उत्पादन माफ कीजिएगा यूरिया का उत्पादन प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल करके किया जाता है, जिसमें कि प्राकृतिक जो घरेलू गैस है और आयातित लिक्विफाइड प्राकृतिक गैस यानी एलएनजी ये सब शामिल है। ये यूरिया के प्रोडक्शन की बात हो रही है और एलएनजी एक जो यहाँ पे प्रोडक्ट है जो कि इसको बनाने में इस्तेमाल होता है या प्राप्त करने में इस्तेमाल होता है, उसका आयात काफ़ी महंगा है और इसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। और इस टेक्नोलॉजी को इसलिए पसंद किया जाता है क्योंकि इसमें देश में यूरिया और अन्य उर्वरकों के उत्पादन के लिए एक स्वदेशी कच्चे माल का इस्तेमाल हो जाता है। ये हमने देखा। अब इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ आप देखें कोयला गैसीकरण के साथ साथ यूरिया का उत्पादन। तो यह परियोजना यूरिया में भारत की आत्मनिर्भरता को सुधारेगी। पहले क्या होता था, बाहर से आयात करना पड़ता था और महंगा पड़ता था, लेकिन अभी कोयला गैसीकरण का जो परिणाम है वो अच्छा है। इससे यूरिया का उत्पादन भारत में बढ़ेगा, मतलब यूरिया के मामले में भारत आत्मनिर्भर होगा और भारत में कृषि विकास भी बढ़ेगा क्योंकि यूरिया की खपत कृषि में बड़े पैमाने पर होती है। यह पर्यावरण के अनुकूल तरीके से प्रचुर मात्रा में उपलब्ध घरेलू कोयले के उपयोग को बढ़ावा देगा। साथ ही इस टेक्नोलॉजी की सफलता से अन्य उत्पादों जैसे कि सिन गैस, डीजल, मेथनॉल, पेट्रोकेमिकल्स आदि के उत्पादन के लिए कोयले के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। कोयला और पेट्रोलियम करोड़ों साल पहले द्रव्यमान, मतलब जो जैव द्रव्यमान था उसके क्षरण से बना हुआ था और ये ऐसे संसाधन है कि ये प्रचुर मात्रा में नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि असीमित है। ये अल्प मात्रा में है और शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, चाहे हम कितनी भी सावधानी से इस्तेमाल करें। अगर सीमित मात्रा में कोई भी चीज़ है तो आप उसका या तो उपयोग करना बंद कर दीजिए, जो कि संभव नहीं, और अगर उपयोग करेंगे तो वो एक न एक दिन खत्म होगा। बस यही है कि अगर दुरुपयोग करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। अब दहन जो है ये अपर्याप्त, यहाँ जो जीवाश्म ईंधन है इनकी बात हो रही है। जब दहन अपर्याप्त वायु यानी ऑक्सीजन में होता है तो वह अधूरा होता है, क्योंकि आग को जलने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन अगर पर्याप्त नहीं मिलती है तो जो दहन होता है उसमें से कच्ची या जो ऑक्सीजन का इनप्योर रूप है वो बाहर आता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बननी शुरू हो जाती है। देखिए, दहन अगर पूरा नहीं हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी, कार्बन का ही एक नया उत्पाद बन जाएगा जो कि है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, और ज़्यादा विषैली। इन उत्पादकों में से सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड उच्च सांद्रता में जहरीले होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। कोयला, पेट्रोलियम कार्बन के विशाल भंडार हैं, ठीक है, कार्बन का एक प्रचुर स्रोत है और यदि यह कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तेजी से ग्लोबल वार्मिंग की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगी, मतलब जो वैश्विक ऊष्मन हो रहा है उसमें और तेजी आ जाएगी। अब इसके बाद जो असली कॉन्सेप्ट आजकल बड़ा हाईलाइट रहता है वो है धारणीय विकास यानी सतत विकास। धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इसी उद्देश्य से बनाए गए हैं और ये जो SDGs हैं ये कुल मिलाकर 17 हैं और इन्हें पूरा करने का लक्ष्य 2030 तक का है। तो आइए इनके बारे में देख लेते हैं। सतत विकास लक्ष्य ये एक संकेतक और एक नए सार्वभौमिक समूह के तौर पे सामने आते हैं, जिससे कि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश अगले 15 वर्षों यानी वही 2030 तक का जो टारगेट है वहाँ तक अपनी जो राजनीतिक या एजेंडा वाली नीतियाँ हैं उनके जरिए क्रियान्वित करेंगे और लक्ष्यों को हासिल करने की कोशिश करेंगे। मतलब 100% न भी हो पाए तो उसका मैक्सिमम अचीव करना चाहेंगे। SDG सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों यानी MDG का अनुसरण करके, MDG जो है वो 2015 में समाप्त हो गए, जो कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के तौर पे आए थे। तो उन्हीं का अनुसरण करके ये जो SDG हैं इन्हें विकसित किया गया और इसे आधिकारिक तौर पे ट्रांसफार्मिंग विथ आवर वर्ल्ड 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। ये इनका लंबा चौड़ा नाम है। अब ये 17 है टोटल और इसके साथ 169 लक्ष्य यानी टारगेट और करीब 304 इंडिकेटर्स जुड़े हुए हैं। संकेतकों का भी यहाँ पे अच्छा खासा रोल। लक्ष्य कौन कौन से हैं ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन सा इसमें से शामिल है कौन सा नहीं। तो पहला लक्ष्य क्या है, हर जगह से अपने सभी रूपों में गरीबी को समाप्त करना। गरीबी खत्म होगी तो इससे जीवन शैली सुधरेगी। भूखमरी को समाप्त करना ये दूसरा सतत विकास लक्ष्य है मुख्य रूप से, अर्थात खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण प्राप्त करना और साथ में टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना, ये भी दूसरे वाले में ही समाहित है। तीसरे वाले को देखें, स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और सभी चरणों में
सभी के हित के कार्यों को प्राथमिकता देना। इसके बाद देखिए चौथे वाले को, समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना। ये शिक्षा को भी अच्छा बनाना, ये भी सतत विकास लक्ष्य में ही शामिल है। और सभी के लिए रोजगार योग्य कौशल सीखने के लिए अवसरों को बढ़ावा देना, मतलब ऐसा कौशल सीखें जिससे कि रोजगार प्राप्त कर सकें। लैंगिक समानता हासिल करना, ये पांचवा लक्ष्य है, मतलब महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना, महिला सशक्तिकरण भी इसी में शामिल। छठवां जो सतत विकास लक्ष्य है उसमें सभी के लिए पानी, मतलब स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना और स्थायी प्रबंधन इसका सुनिश्चित करना, ये रखा गया है। सातवें वाले सतत विकास लक्ष्य में सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना, ये इसमें लक्ष्य है, मतलब ये सातवां लक्ष्य था। आठवें को देखिए, सभी के लिए निरंतर समावेशी सतत आर्थिक विकास, स्थायी और उत्पादक रोजगार तथा सभ्यता को बढ़ावा देना। लचीली संरचना का निर्माण करना, ये नौवां है। और समावेशी तथा टिकाऊ औद्योगिकीकरण और नवाचार को बढ़ाना, वो भी उसी में जुड़ा हुआ है। एक फ्लेक्सिबल जो स्ट्रक्चर है उसको बनाना। 10वें वाले में आप देखें कि देशों और मतलब देश के अंदर और जो बाकी देश है उसके साथ उसके संबंधों में असमानताओं को कम करना, मतलब जो एक समानता का व्यवहार है वो सब में आना चाहिए। ये 17 सतत विकास लक्ष्यों में से यह भी एक है 10वें नंबर पे। शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित और लचीला तथा टिकाऊ बनाना ताकि वो आसानी से विघटित ना हो पाए। नेक्स्ट 12th नंबर का जो गोल है उसको देख लेते हैं। एक स्थायी खपत और उत्पादन आधारित पैटर्न को सुनिश्चित करना। और 13वां वाला जो है, यहाँ आप देख रहे हैं, जलवायु परिवर्तन और इसके दुष्प्रभावों को कम करने हेतु तत्काल कार्यवाही करना। ये एक बड़ा लक्ष्य है और ये आसानी से कंप्लीट होता नहीं दिख रहा है। समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण करना, निरंतर इस्तेमाल करना है तो उसके लिए संरक्षित रखना होगा। और 15वां लक्ष्य जो है वो ये बताता है कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के स्थायी उपयोग की रक्षा, पुनर्स्थापना और बढ़ावा देना, अनवरत प्रबंधित वन मरुस्थलीकरण इत्यादि गतिविधियों के दुष्प्रभावों से जैव विविधता के होने वाले नुकसान को रोकना, ये इसका टारगेट है। तो ये हमने 15 देखे। अभी इसमें एक और है, उसके बाद जो 17वां है उसमें इनकी प्रतिबद्धता के बारे में बात की गई है। तो मूल रूप से जो सतत विकास लक्ष्य हैं वो मात्र 16 हैं। स्थायी विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देना और सभी को न्याय प्रदान करना, सभी स्तरों पर प्रभावी, जवाबदेह और समावेशी संस्थाओं का निर्माण करना। 17वां लक्ष्य क्या है? जो कार्यान्वयन के साधन है, मतलब इन लक्ष्यों को पूरा करने का जो टारगेट है उसको उस दिशा में काम आने वाले साधनों को मजबूत करना और सतत विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को पुनर्जीवित करना। तो ये तो कहने भर का लक्ष्य है, मतलब प्रतिबद्धता जताई गई है कि नहीं, इसको पूरा करने के लिए हमें सक्रिय होना होगा, लेकिन मूल रूप से इनकी संख्या 16 है। अब यहाँ पर इसे चित्र के माध्यम से आप देख रहे हैं, वही चीज़ है। यहाँ इसे बड़ा किया जा सकता है, आप आराम से देखिए, समझाने के लिए और रोचक तरीके से समझाने के लिए यहाँ दिया हुआ है। गरीबी मिटाना, फिर भूखमरी मिटाना, उसके बाद अच्छी सेहत सुनिश्चित करना, अच्छी शिक्षा देना। ये जेंडर इक्वलिटी वाला है, मतलब लैंगिक समानता वाला, तो लैंगिक समानता स्थापित करना, महिला सशक्तिकरण भी इसी में आता है। और स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता को बढ़ावा देना। इसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लीन एनर्जी, और यहाँ इकोनॉमिकल जो ग्रोथ है उसको अच्छे तौर पे बढ़ाना। इंडस्ट्री या जो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना। इसके अलावा जो इनइक्वलिटी है उसको रिड्यूस करना। इस तरीके से ये सही जितने भी लक्ष्य हैं, मतलब 17 सतत विकास लक्ष्य हैं, इन्हें आप चित्र के माध्यम से देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, एजेंडा 21 को देख लेते हैं। तो पर्यावरण विकास, मतलब पर्यावरण और विकास, या आप कह लीजिए कि पर्यावरण और उसके विकास पर संयुक्त राष्ट्र का ये सम्मेलन था। इसे रियो डी जेनेरियो अर्थात जो वहाँ की अर्थ समिट थी, रियो समिट या रियो कॉन्फ्रेंस या अर्थ समिट के तौर पे भी जाना जाता है। इसका आयोजन रियो डी जेनेरियो में हुआ था, तो इसलिए इसे रियो समिट कहते हैं और अर्थ समिट भी कहते हैं, रियो कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, कई सारे नाम हैं। रियो डी जेनेरियो में इसका आयोजन होता है 1992 में, और रियो +20 जो 2012 में होता है वह भी रियो डी जेनेरियो में ही आयोजित किया गया था। तो ये तो इसका आयोजन का स्थान हो गया। अब शिखर सम्मेलन जो ये हुआ था, मतलब ये जो एजेंडा 21 का शिखर सम्मेलन था, इसमें जो दस्तावेज आते हैं, एक तो एजेंडा 21 है, दूसरा पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा पत्र है, रियो डिक्लेरेशन है, और तीसरा है इसमें फॉरेस्ट पॉलिसी यानी वन सिद्धांत। इस शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षर के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते लाए गए थे। कई बार ऐसा होता है कि सम्मेलन होते हैं, समझौते होते हैं, लेकिन वो बाध्यकारी नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भी हस्ताक्षर करेगा वो इस फाउंडेशन में रहेगा, मतलब उसे मानना पड़ेगा। अब यहाँ आप आगे देखें, जैविक विविधता को संरक्षित रखने के लिए सम्मेलन CBD। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी UNFCCC, UN कन्वेंशन यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण को रोकना, ये इसमें काम किया गया था। और ब्राज़ील की राजधानी है रियो डी जेनेरियो, जहाँ पे वर्ष 1992 में पर्यावरण और विकास का ये सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसे अर्थ समिट भी कहा जाता है। और यह सम्मेलन, यहाँ इसका बैकग्राउंड देखिएगा, यह सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया था। और इसमें सम्मिलित देशों ने धारणीय विकास के लिए एक कार्यवाही योजना को स्वीकृत किया था, जिसे कि एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। एजेंडा 21 धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है
और यह पारिस्थितिकी विनाश तथा आर्थिक असमानता को समाप्त करने पर बल देता है। इसके साथ ही पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे और इन कार्यक्रमों को एजेंडा 21 का नाम दिया गया था। यह कार्य योजना वर्ष 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में संपन्न पर्यावरण विकास पर संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन के दौरान बनाई गई थी और यह एक 300 पेज का करीब दस्तावेज है। मतलब इसमें बड़े अच्छे खासे पेज हैं, 40 अध्याय हैं और 4 वर्ग हैं। इसमें जैविक विविधता का सर्वेक्षण करना, संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण करना, विकासशील देशों में गरीबी को मिटाना या कम से कम उसका समाधान करना, जनसंख्या को कंट्रोल में करना, पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाना और सबको खाना पानी मुहैया कराना, सामाजिक सुरक्षा देना, ये सब जो चीज़ें हैं ये इसमें सुनिश्चित की गई थी। अब इसके बाद पृथ्वी शिखर सम्मेलन को देख लेते हैं। तो पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNED, जिसे कि रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट रियो शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, तो 3 जून से लेकर 14 जून 1992 तक ये संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख सम्मेलन था जो कि रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया जाता है और इसको सदस्य देशों के लिए शीत युद्ध के बाद विकास के मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ सहयोग करने के लिए एक प्रतिक्रिया के रूप में बनाया गया था। और इसमें जितने भी मुद्दे थे उसका मूल कारण व्यक्तिगत सदस्य देशों को संभालने के उद्देश्य से यहाँ पर दिखाई देता है और ये बहुत बड़ा था। मतलब इसका आकार और इसका आयोजन बहुत बड़ा था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन के परिणाम स्वरूप जो दस्तावेज निकल कर आते हैं उसमें पर्यावरण विकास पर रियो घोषणा है, एजेंडा 21 है और वन सिद्धांत है। वही चीज़ें हैं जो आप पीछे देख रहे हैं। अच्छा, इसमें कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते जो हैं उनके लिए हस्ताक्षर करवाया गया था। जैव विविधता पर कन्वेंशन, इसके अलावा UNFCCC, ये जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन था, और डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए जो कन्वेंशन हुआ था वो अलग है। पर्यावरण विकास पर रियो घोषणा, इसको आपने देख लिया है। 175 से ज़्यादा देशों के द्वारा इसमें हस्ताक्षर किए गए थे और 27 सिद्धांत इसके अंतर्गत शामिल थे। दस्तावेज इसमें तैयार किए गए थे और 175 से ज़्यादा कंट्रीज़ जो हैं इसमें हस्ताक्षर करती हैं। और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने दस्तावेज के सिद्धांतों को लागू करने से जो प्रगति हुई है उसका आकलन करने के लिए 2 बार बैठक की है। ये आपने देखा, 2 बार बैठक, मतलब संयुक्त राष्ट्र के एक आम सभा सत्र के दौरान 1997 में न्यूयॉर्क शहर में पहले होती है और जोहान्सबर्ग में 2002 में ये दूसरी वाली होती है। और 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, मतलब ये पर्यावरण और जो विकास का मुद्दा है उस पर आधारित था। यह संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य बहुपक्षीय संगठनों और दुनिया भर की सरकारों के लिए एक कार्य योजना तैयार करता है जिसे कि स्थानीय, राष्ट्रीय या वैश्विक स्तर पर निष्पादित किया जा सकता है। एजेंडा 21 पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रत्येक स्थानीय सरकार को अपना स्थानीय 21 बिंदुओं का, मतलब 21 बिंदुओं का एजेंडा तैयार करना चाहिए और प्रारंभ में इसका उद्देश्य वर्ष 2000, यहाँ आप देख रहे हैं, वर्ष 2000 तक वैश्विक स्तर पर सतत विकास को हासिल करना था। एजेंडा 21 में 21 का आशय क्या है? 21वीं शताब्दी, ये जो 21वीं सदी चल रही है इससे तात्पर्य है। तो 21वीं सदी के लिए एजेंडा तैयार करना। इसे 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग यहाँ आप देख लें। खंड 1 जो है वो सामाजिक और आर्थिक आयाम की बात करता है। खंड 2 जो है वो विकास के संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन की बात करता है। खंड 3 जो है ये प्रमुख समूहों की भूमिका को इसमें सुनिश्चित करता है और खंड 4 जो है ये कार्यान्वयन के साधन को मुहैया कराता है। अब यहाँ वन सिद्धांत को देख लेते हैं। तो रियो वन सिद्धांत कानूनी रूप से गैर बाध्यकारी, औपचारिक रूप से सभी प्रकार के वनों के प्रबंधन, संरक्षण और इनके सतत विकास पर वैश्विक सहमति स्थापित करने के उद्देश्य से कुछ सिद्धांतों को अपने अंदर समेटे हुए। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1992 में निर्मित एक दस्तावेज है। यह कानूनी रूप से गैर बाध्यकारी दस्तावेज है, ध्यान दीजिएगा, और यह संरक्षण और सतत विकास के लिए वानिकी के संबंधित कई सारे सुझाव देता है। मॉन्ट्रियल प्रक्रिया क्या है? तो इसे समशीतोष्ण और बोरियल वनों के संरक्षण और सतत प्रबंधन के लिए मानदंडों और संकेतकों पर कार्य समूह के रूप में जाना जाता है। 1994 में, यहाँ आप देख रहे हैं, 1994 में वन सिद्धांत जो है उसके दस्तावेज के परिणाम स्वरूप इसको शुरू किया गया था। और जैव विविधता पर जो कन्वेंशन है उसको देख लीजिए। तो CBD, जिसे कि अनौपचारिक रूप से जैव विविधता कन्वेंशन के तौर पे ही जाना जाता है, एक बहुपक्षीय संधि है। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसे कि शॉर्टकट में CBD कहा जाता है, ये कानूनी रूप से अंतर्राष्ट्रीय बाध्यकारी संधि है, मतलब लीगली बाइंडिंग यहाँ पे ट्रीटी होती है। ये इसमें महत्वपूर्ण है। कौन सा गैर बाध्यकारी है, कौन सा बाध्यकारी है, ये आपको पता होना चाहिए। सम्मेलन के 3 टारगेट कौन कौन से हैं? तो यहाँ आप देखें कि जैव विविधता का संरक्षण करना और इसके घटकों का सतत इस्तेमाल करना, साथ में आनुवांशिक संसाधनों से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित और न्याय संगत बंटवारा करना, ये इसके मेन टारगेट है। और यहाँ 15 जून 1992 की जो तारीख है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षर के लिए कन्वेंशन को खोला गया था और ये लागू होता है 29 दिसंबर 1993 को। 1992 में इसका जो समझौता ज्ञापन वगैरह है वो तैयार हो जाता है और ये लागू होता है 1993 में 29 दिसंबर की तारीख। यहाँ तक हमने देखा है। तो इस लेक्चर में इतना ही, आगे की बात आगे होगी। तब तक के लिए नमस्कार।